हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 13th एंड 14th जून वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज पब्लिश हुई हैं और वन बाय वन वी विल डिस्कस ईच आर्टिकल। एंड द फर्स्ट आर्टिकल इज अबाउट G7 समिट, बिकॉज जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दैट इज नरेंद्र मोदी, इन्होंने वर्चुअल समिट को अटेंड किया था जो G7 समिट ऑर्गेनाइज किए गए थे। तो हमें क्या याद रखनी है G7 समिट के बारे में, उसे तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ क्या की आउटकम्स इस समिट से निकल कर आई है, क्योंकि हम कह सकते हैं कि ये जो G7 समिट होगा कोविड-19 के दौरान काफी इंपॉर्टेंट समिट होने वाला है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट नेशंस हैं, इन्वॉल्व नेशंस हैं, उन लोगों ने क्या डिसीजंस लिए हैं वो देखेंगे जो ग्लोबल लेवल पर इम्पैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो हम बेसिक से शुरू करेंगे कि जो G7 कंट्रीज होते हैं इसमें जो रिच नेशंस होते हैं वो शामिल होते हैं। यहाँ पर आप देख लो, ये जो आपका इंट्रैक्शंस है, यहाँ पर G7 नेशन में कौन कौन से शामिल है। सबसे पहले बेसिक यही पता होनी चाहिए, जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, यूएस, इटली, जापान। और यहाँ आप देख सकते हो नाइदर चाइना नाइदर इंडिया इज ए मेंबर ऑफ G7, है ना। तो इसे अच्छे से याद रखना है। G7 में 7 नेशंस आते हैं, 7 पावरफुल नेशंस हैं। और जब हम G8 की बात करते हैं तो इसमें रशिया आ जाता है ना। और G20 की बात करें तो जो G7 के नेशन है वो तो है ही है, और जो G8 में आते हैं रशिया वो तो है ही है। साथ ही साथ जो अदर आपके 12 नेशंस हैं वो भी आ जाते हैं। देख सकते हो 1 2 3 4, ये आपका 4 4 एंड 4, 4 3 12 एंड यू हैव द 12 नेशंस इन द G20, है ना। तो आपको याद रखने हैं G20 में 20 नेशंस है, G8 में 8 नेशंस है, G7 में 7 नेशंस है। और आपको अच्छे से याद रखना है कि G7 में कहीं ना कहीं भारत और चाइना मेंबर नहीं है, लेकिन G20 में आपका चाइना सदस्य है, इंडिया भी सदस्य है। इसको अच्छे से याद रखनी है ना। सो लेट्स मूव, क्या की आउटकम्स हुए हैं। तो बेसिक की बात करें तो G7 आपका इनफॉर्मल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है 7 कंट्रीज के, जिसमें आपका यूएस है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी, इटली, जापान एंड यूके। और ये ओवरऑल 40% ऑफ ग्लोबल जीडीपी को रिप्रेजेंट करती है। और 2021 के समिट में इंडिया के साथ साथ साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, इनको इनवाइट किया गया था गेस्ट कंट्री के रूप में, क्योंकि ये सब ऐसे मेंबर है नहीं G7 के, फिर भी इन्हें ई प्लेटफॉर्म पर इन्वाइट किया गया था, वर्चुअल समिट में इनवाइट किया गया था। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंट आउटकम्स इस समिट का क्या निकल कर आया। सबसे पहली बात तो ये याद रखना है कि ये जो आपका G7 समिट से जो आउटकम्स निकल कर आए हैं इनको कैरिबिस बे डिक्लेरेशन कहेंगे। अब ये जो नाम दिया जाता है कैरिबिस बे डिक्लेरेशन, या फिर यूं कह सकते हो कि दोहा डिक्लेरेशन, ये सब जो नाम दिए जाते हैं वो इस अनुसार नाम दिए जाते हैं कि जहां पर ये समिट होता है उस समिट से जो निकल कर आए हैं उस आधार पर नाम दे दिया जाता है। जैसे आपने दिल्ली डिक्लेरेशन का नाम सुना होगा, तो दिल्ली डिक्लेरेशन दिल्ली में हुआ था, इसीलिए वहां के जो आउटकम्स निकले उसको दिल्ली डिक्लेरेशन का नाम दे दिया गया। उसी प्रकार से दोहा डिक्लेरेशन हो गया, है ना। रियो द जेनेरियो कॉन्फ्रेंस हुआ था, वो डिक्लेरेशन हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर आपका कैरिबिस बे डिक्लेरेशन हो गया, बिकॉज इसी लोकेशन में ये समिट ऑर्गेनाइज करी गई थी। और आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कैरिबिस बे कहाँ पर लोकेटेड है। सो बात करते हैं क्या सिग्निफिकेंट आउटकम्स हुए हैं यहाँ पे। तो बेसिकली G7 नेशन ने कहा है कि 1 बिलियन कोविड-19 वैक्सीन डोजेज दिए जाएंगे ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ्स, आइदर वाया डोनेटिंग सरप्लस सप्लाई, यानी कि जो सरप्लस सप्लाई कोविड-19 वैक्सीन की हैं तो उनको डोनेट किया जाएगा, या फिर फाइनेंस किया जाएगा, पैसे से मदद करी जाएगी टू कोवैक्स, जो कि आपका यूनाइटेड नेशन बैक्ड स्कीम है, जिसके तहत जो वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में। क्योंकि आपको ही पता है ये जो बड़े बड़े देश है वैक्सीन नेशनलिज्म की दुनिया में ज्यादा प्रचलित है, ये वैक्सीन को एडवांस स्टॉक में कर लेते हैं, और इसके कारण जो ग्लोबल सप्लाई है, ग्लोबल अवेलेबिलिटी है टू द वैक्सीन, वो नहीं मिल पाती है, खासकर आपके लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज को। तो एक अच्छी बात है कि ये G7 नेशन ने एक साथ आकर वैक्सीन डोजेज को मिडिल एंड लो इनकम कंट्रीज को देने का, डिस्ट्रीब्यूट करने का फैसला लिया है। एंड वी हैव द G7 टू इंक्रीज देयर क्लाइमेट फाइनेंस कंट्रीब्यूशन। ये भी अच्छी बात है, क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी बनती जा रही है, और ऐसे में अगर डील करना है तो जो आपके डेवलप्ड नेशन है, रिच नेशन है, उनको कंट्रीब्यूशन करने की जरूरत होती है। तो यहाँ पर जो G7 है वो अपने क्लाइमेट फाइनेंस कंट्रीब्यूशन को बढ़ाएंगे, और जो भी ओवरड्यू स्पेंडिंग प्लेस इन्होंने किया था कि $100 बिलियन पर ईयर दिए जाएंगे टू हैव द पुअर कंट्रीज कट कार्बन इमिशंस, तो उसको भी आपका पे किया जाएगा, है ना। क्योंकि आपको ही पता है जो आपके पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट हुए थे उसमें आपका $100 बिलियन पर ईयर देने की बात कही गई थी, लेकिन जो देश है वो दे नहीं रहे थे, ये जो डेवलप्ड नेशन है उसे दे नहीं रहे थे। सो अब ये बोला गया कि जो भी ओवरड्यू स्पेंडिंग है उसे हम देंगे।
एंड जो थर्ड आपके आउटकम्स निकल कर आए हैं, तो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान अनाउंस किया गया है सो दैट जो चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको काउंटर किया जा सके। कैसे? तो वेरियस प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करके, जैसे रेलवेज अफ्रीका में बिछाई जाएंगी या फिर विंड फार्म्स जो है एशिया में लगाई जाएंगी, तो ये सब तरीका होगा आपका चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को राइवल करने का। एंड जो अदर आउटकम्स की बात करें तो देख लो, मिनिमम टैक्स ऑफ एटलीस्ट 15% की बात कही गई है लार्ज मल्टीनेशनल कंपनीज के ऊपर, सो दैट ये जो तरीके अपनाते हैं टू अवॉइड द टैक्स पेइंग, ये सब तरीकों को खत्म किया जा सके। क्योंकि आपको पता है ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज है ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। टैक्स इवन कंट्रीज में अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं सो दैट इनको टैक्स कम पे करना पड़े और बदले में प्रॉफिट ज्यादा हो। तो ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए ये जो है ग्लोबल मिनिमम टैक्स लगाने की बात कही गई है, एटलीस्ट 15%, सो दैट ये टैक्स को अवॉइड न कर सके। एंड भारत की बात करें तो भारत ने G7 का सपोर्ट मांगा है फॉर द प्रपोजल जो WTO में मूव किया गया था इंडिया के द्वारा प्लस साउथ अफ्रीका के द्वारा। और क्या ये प्रपोजल मूव किया गया था? जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है WTO का, है ना, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इसको वेवर कर दिया जाए कोविड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज के ऊपर, सो दैट जो वैक्सीन अवेलेबिलिटी है वो आसान हो सके डिफरेंट नेशंस में, और जो देश हैं वो आसानी से फाइट कर सके आपके इस कोविड-19 की महामारी से। तो हमने ये डिस्कस किया, हमने बेसिक के बारे में भी डिस्कस किया। आपको प्रीलिम्स के लिए अच्छे से याद रखना है कि ये जो आपका कैरविश बे डिक्लेरेशन है ये आपका G7 समिट का डिक्लेरेशन है जो आपका 2021 में ऑर्गेनाइज किया गया। और उसके बाद क्या याद रखना है कि इंडिया चाइना दोनों G7 कंट्रीज के मेंबर नहीं है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि G7 नेशन से वो आपका 40% ऑफ GDP जो है उसे रिप्रेजेंट करता है। और कौन कौन से मेंबर से ये भी आपको याद रहने चाहिए। और क्या कुछ आउटकम्स हुए हैं ये आपके मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इसमें क्लाइमेट फंडिंग जो ओवरड्यू है उसको स्पेंड करने की बात करी गई है, और चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको राइवल करने की बात करी गई है। और ये जरूर याद रखना कि मिनिमम ग्लोबल टैक्स 15% ये आपका लार्ज मल्टीनेशनल कंपनीज के ऊपर लगाने की बात करी गई है, ये याद रखना है। So we have understood the basics and the outcomes of the summit. Let's move to our second article. Department of Heavy Industry modifies FAME 2 scheme. आपको ही पता है FAME 2 scheme is what? Faster adoption of mobility of e-vehicles, ये है ना। और इसे पहले भी लॉन्च किया जा चुका है FAME 1 स्कीम के तहत। अब इसी का आपका FAME 2.0 वर्जन लाया गया था। और ये जो डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज है इन्होंने FAME 2 स्कीम को कुछ मॉडिफाई किया है। तो हम देखेंगे कि क्या मॉडिफिकेशंस आई हैं, और प्रीलिम्स के लिए आपको FAME 2 स्कीम भी इंपॉर्टेंट होंगी एंड यू कैन नॉट स्किप इट। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अडॉप्शन को बढ़ावा देने के लिए जो डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज है इन्होंने सर्टेन मॉडिफिकेशंस किए हैं टू द FAME 2 स्कीम, दैट इज योर फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया स्कीम। तो क्या अमेंडमेंट किए गए हैं उसे देखना है। पहली बात तो डिमांड इंसेंटिव ऑफ 15,000 पर किलोवाट आवर का इंट्रोडक्शन किया गया है। लगभग डबल इंक्रीमेंट कह सकते हो करंट सब्सिडी के अकॉर्डिंग जो अभी है फॉर द इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स। और मैक्सिमम कैप जो रखा गया है 40% ऑफ द व्हीकल कॉस्ट, है ना। तो डिमांड इंसेंटिव 15,000 पर kWh इसको लाने की बात करी गई है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो अमेंड करी गई है, एक तो एग्रीगेट डिमांड फॉर 3 लाख इलेक्ट्रिक 3 व्हीकल्स को लॉन्च करने की बात करी जा रही है बाय एनर्जी इफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, यानी कि जो आपकी एनर्जी इफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड है ना, ये जो है लगभग 3 लाख इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स जो आपकी व्हीकल्स है उसे प्रोड्यूस करेंगी, उसके डिमांड को फुलफिल करेंगी। और फिर देख लो जो एज ए पार्ट ऑफ नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020 DHI ने आपका FAME स्कीम 2015 में लाया था। तो याद रखना है FAME स्कीम 2015 में इंट्रोड्यूस किया गया था सो दैट ये जो है ई व्हीकल्स को प्रमोट किया जाए। और ये बेसिकली एज ए पार्ट ऑफ नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020 के ही तहत आपका लॉन्च किया गया था। तो ये जो FAME स्कीम है ये आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स टेक्नोलॉजी को प्रमोट करता है, साथ ही साथ ये भी इंश्योर करेगा कि जो सस्टेनेबल ग्रोथ हो सके इस इंडस्ट्रियल सेक्टर का, यानी कि आपके ई मोबिलिटी सेक्टर का। फेज 2 ऑफ द स्कीम इसे अप्रूव किया गया था फॉर ए पीरियड ऑफ 3 इयर्स, जो आपका 1 अप्रैल 2019 से कमेंस हुआ था। और FAME 2 एम्स टू जनरेट डिमांड बाय वे ऑफ सपोर्टिंग ई वेसेस, है ना। तो ई वेसेस के माध्यम से, ई 2 व्हीलर्स के माध्यम से, ई 3 व्हीलर्स के माध्यम से जो डिमांड है उसे बढ़ाने की बात करते हैं, ई व्हीकल्स की डिमांड को बढ़ाने की बात करते हैं। और बाय सेलिंग ओवर 75,000 व्हीकल्स FAME
has so far resulted in saving over 20 million liters of fuel। तो आप देख सकते हो चूंकि ये ई व्हीकल्स हैं तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जिंग पर ये ऑपरेट होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो फ्यूल्स की रिक्वायरमेंट है वो खत्म हो जाती है। तो दैट्स वाई जो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि 20 मिलियन लीटर्स ऑफ फ्यूल का सेविंग हुआ है, एज वेल एज 40 मिलियन केजी कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है। ये अच्छे से याद रखना है आपको मेंस के लिए। ये जो स्टेटमेंट है काफी इंपॉर्टेंट है ना। ये आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में, या फिर कोई भी आपका एनर्जी सेक्टर है, या फिर आपका जो पोल्यूशन रिलेटेड फेनोमेना है उससे रिलेटेड सजेशंस है, आप इन सब स्टेटमेंट्स को यूज कर सकते हो, है ना। सो ये बात हमने डिस्कस की। फेम 2 स्कीम के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, और इम्पोर्टेंट बात ये है कि कौन सी मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च की थी ये भी पता होनी चाहिए। और ये जो आपके अमेंडमेंट है, इस अमेंडमेंट में थोड़ा सा आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो है आपका डाटा फैक्ट वाली है, तो डाटा फैक्ट वाले में अप्रोक्स यूपीएससी क्वेश्चन अगर पूछती है तो कंफ्यूज नहीं होना है। सो ये बात है। सो वी हैव डिस्कस द आर्टिकल नंबर 2, दैट इज योर फेम 2 स्कीम, एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। सेंटर अप्रूव्स पॉलिसी ऑन आर्काइविंग, डिक्लासिफिकेशन एंड कंपाइलेशन ऑफ वॉर या फिर ऑपरेशंस हिस्ट्री जो हुए हैं। तो ये जो सेंटर है जो इन्होंने डिक्लासिफिकेशन की बात करी है या फिर कंपाइलेशन ऑफ वॉर या ऑपरेशन हिस्ट्री जो हुए हैं उसकी बात की जा रही है। वाई अगर देखा जाए तो बेसिकली वॉर हिस्ट्रीज जो लिखे जाते हैं इनको डिक्लासिफाई करने का जो विचार है वो रिकमेंड किया गया था कारगिल रिव्यू कमेटी के द्वारा प्लस एन बोहरा कमेटी के द्वारा, सो दैट जो लेसन्स हमने लर्न किए हैं फ्रॉम द वॉर उसको एनालाइज कर सके, अंडरस्टैंड कर सके, और इस एनालिसिस के आधार पर जो हमने गलतियां करी या जो मिस्टेक्स हो गए थे जिसके कारण हमें कुछ खामियाजा या निगेटिविटीज भुगतनी पड़ी, वैसे निगेटिविटी या खामियाजा को फ्यूचर में होने से रोका जा सके। तो ऐसे पॉलिसी डेफिनेटली ऑथेंटिक मटेरियल भी प्रदान करेंगे एकेडमिक रिसर्च के लिए, एज वेल एज काउंटर द अनफाउंडेड र्यूमर्स जो फैलाए जाते हैं। तो क्या की फीचर्स है इस नए पॉलिसी की, तो देख लो। जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है डिक्लासिफिकेशन की वो रेस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस के पास होंगी, और ये आपका पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट 1993 एंड पब्लिक रिकॉर्ड रूल्स 1997 के अकॉर्डिंग गवर्न होंगी। एंड देख लो जो हिस्ट्री डिवीजन है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत, याद रखना है ये हिस्ट्री डिवीजन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत नहीं है, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत है, ये जरूर याद रखना है ना। तो हिस्ट्री डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये रेस्पॉन्सिबल होंगी कोऑर्डिनेशन विद वेरियस डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन जब भी कंपाइलेशन या फिर अप्रूवल लेने की बात हो या फिर पब्लिश करने की बात हो वॉर या ऑपरेशन हिस्ट्रीज को। एंड पॉलिसी मैंडेट्स कंस्टिट्यूशन ऑफ कमिटी हेडेड बाय जॉइंट सेक्रेटरी MOD फॉर कंपाइलेशन ऑफ वॉर या ऑपरेशन हिस्ट्री, है ना। तो ये जो पॉलिसी है बेसिकली कमिटी को कंस्टिट्यूट करने की बात करी जाती है जो हेड करी जाएंगी जॉइंट सेक्रेटरी के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर कंपाइलेशन ऑफ वॉर या ऑपरेशन हिस्ट्री। और ये जो वॉर या ऑपरेशन हिस्ट्री है वो कंपाइल किए जाएंगे विद इन 5 ईयर्स। तो टारगेट भी सेट कर दिया गया है, टाइम लिमिट भी सेट कर दिया गया है कि ये जो वॉर या ऑपरेशन हिस्ट्रीज है आने वाले 5 ईयर्स में इसे कंपाइल किए जाएंगे, है ना। एंड ये जो आपका रिकॉर्ड्स हैं शुड ऑर्डिनरी बी डिक्लासिफाइड इन 25 ईयर्स, और ये बोला जा रहा है कि ये जो रिकॉर्ड्स है इसको आने वाले 25 ईयर्स में डिक्लासिफाई करने वाले थे, बट सर्टेन रिकॉर्ड्स कुड बी अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन सोलर, यानी कि लगभग 25 साल लग जाएंगे पूरी तरह से डिक्लासिफाई होने में, लेकिन सर्टेन रिकॉर्ड्स जो है वो अवेलेबल करवाए जाएंगे टू द पब्लिक सूनर देन दैट। तो गवर्नमेंट विल कंटिन्यू टू हैव डिस्क्रिशनरी पावर ओवर विथहोल्डिंग रिकॉर्ड्स डीम्ड टू बी सेंसिटिव, यानी कि पूरा अधिकार है गवर्नमेंट के पास कि जो भी इंफॉर्मेशन हो सकते हैं सेंसिटिव है उससे वो पब्लिकली डिस्क्लोज ना करे। एंड रिकॉर्ड्स ओल्डर देन 25 ईयर्स इनको अप्रेज किए जाएंगे बाय आर्काइवल एक्सपर्ट्स एंड उसके बाद नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया के पास ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, है ना। तो बेसिकली क्वेश्चन मींस के लिए क्या पूछा जा सकता है, क्वेश्चन मींस के लिए पूछा जा सकता है कि क्या की फीचर्स हैं इस नए पॉलिसी का, है ना। बिकॉज दिस पॉलिसी डील्स विद आर्काइविंग, डिक्लासिफिकेशन एंड कंपाइलेशन ऑफ वॉर या ऑपरेशनल हिस्ट्री। तो क्या की फीचर्स है, तो की फीचर्स आपको याद रखने हैं बस कि हाँ जो रेस्पॉन्सिबिलिटी किससे दी गई है, हिस्ट्री डिवीजन का क्या काम होगा, और पॉलिसी के तहत आपका कमेटी को कंस्टिट्यूट करने की बात करी गई है, और ये भी बोला गया है कि अप्रोक्स 25 ईयर्स लग जाएंगे डिक्लासिफिकेशन के लिए, लेकिन सर्टेन रिकॉर्ड्स जो हैं वो तुरंत ही प्रदान किए जाएंगे, बट हाँ कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अगर होते हैं तो उसको विथहोल्ड किया जाएगा, उसे पब्लिकली रिलीज नहीं किया जाएगा। ये बातें हमने देखा। सो वी हैव डिस्कस इट, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए एज सच इट इज नॉट। सो लेट्स मूव टू आवर फोर्थ आर्टिकल,
ए ट्वीक इन इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट फोरकास्ट में हेल्प इंडिया प्रिपेयर बेटर फॉर मानसून। तो ये मानसून रिलेटेड न्यूज आ रही है। आईएमडी प्लस मानसून आपको पता है एसोसिएटेड ही होते हैं, और चूंकि अभी मानसून काफी ज्यादा नजदीक आ चुके हैं और बहुत सारे राज्यों में तो मानसून आ भी चुके हैं। और क्या आपका इस आर्टिकल में कहा जा रहा है, तो ये जो आईएमडी है यानी कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये मंथ वाइज लॉन्ग रेंज फोरकास्ट वाले इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करेंगी ऑफ जून टू सितंबर पीरियड इन द 2021 मानसून सीजन है। तो जून से सितंबर पीरियड का जो आपका 2021 ईयर है मानसून सेशन का, उसका मंथ वाइज लॉन्ग रेंज फोरकास्ट किया जाएगा आईएमडी के द्वारा। और जब हम बात करते हैं मंथ वाइज एलआरएफ यानी कि मंथ वाइज लॉन्ग रेंज फोरकास्ट, तो ये मददगार साबित होंगी बिकॉज अनप्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है रेनफॉल की, और आप देख रहे हो बोला जाता है कब मानसून आएगी तो आता कब है, तो जिसके कारण अनप्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ी जा रही है। दैट्स व्हाई जो आईएमडी है वो मंथ वाइज एलआरएफ की तरफ शिफ्ट होने का प्रयत्न या फिर कोशिश कर रहा है। और ये आपका अनप्रेडिक्टेबिलिटी क्यों बढ़ रही है, तो उसका कारण तो क्लाइमेट चेंज ही है। और अभी बेसिकली आईएमडी जो है यानी कि अभी तो चलो मंथ वाइज एलआरएफ पर आईएमडी मूव करेंगे, लेकिन इससे पहले क्या वो मूव करती थी या फिर इससे पहले कौन से तरीके वो फोरकास्ट के अपनाती थी? तो आईएमडी जो है अभी तक 2 स्टेज फोरकास्ट मानसून सेशन के लिए अपनाती थी। एक तो अप्रैल में वो मानसून फोरकास्टिंग करी जाती थी और दूसरा जो है वो मई या जून में फोरकास्टिंग करी जाती थी। और अब जो है आपका आईएमडी सेपरेट फोरकास्ट रेनफेड रीजन्स के लिए रिलीज करेगा। इससे पहले एलआरएफ यानी कि लॉन्ग रेंज फोरकास्ट अवेलेबल थे फॉर द कंट्री एज ए होल, है ना। अब क्या होगा, सेग्रीगेशन होगा, रेनफेड रीजन के लिए अलग से आपका सेपरेट फोरकास्ट होगा और जो आपका बाकी जो रीजन्स होंगे उनके लिए अलग होगा। और इससे क्या होगा, तो बेटर प्लानिंग फॉर दीज रीजन्स है ना, कि कहाँ पर मानसून डेफिसिट हो सकता है, कहाँ सरप्लस होगा, तो क्या एक्शंस लिए जाने चाहिए। तो एक प्रकार से मोर इन्फॉर्मेशन क्लियरिटी आएंगी, जिसके कारण जो प्लानिंग है एक्शन से वो और ज़्यादा अच्छे से लिए जा सकेंगे। अब देख लो फोरकास्टिंग मॉडल जो आईएमडी के द्वारा यूज किए जाते हैं। एक तो आपका स्टैटिस्टिकल इंसेंबल फोरकास्टिंग सिस्टम यानी कि SEFS, जो आपका कुछ पैरामीटर्स पर आधारित है। पहली बात तो ये कि सी सरफेस टेम्परेचर ग्रेडियंट जो आपका नॉर्थ अटलांटिक और नॉर्थ पैसिफिक के बीच होता है, उस पैरामीटर्स को लिया जाता है। उसके बाद इक्वेटोरियल साउथ इंडियन ओशियन सी सरफेस टेम्परेचर, उसे भी लिया जाता है। और फिर ईस्ट एशिया मीन सी लेवल प्रेशर, इसे भी कंसिडर किया जाता है। एंड वी हैव नॉर्थ वेस्ट यूरोप लैंड सरफेस एयर, इसे भी कंसिडर किया जाता है। प्लस इक्वेटोरियल पैसिफिक वार्म वाटर वॉल्यूम, इसे भी कंसिडर किया जाता है। और जब हम बात करते हैं एलआरएफ की, यानी कि आपका कौन सा हो गया एलआरएफ में, लॉन्ग रेंज फोरकास्ट। तो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट जो है वो बेसिकली डिफाइन किए जा सकते हैं एज ए टाइप ऑफ फोरकास्ट फ्रॉम 30 days अप टू 1 season's डिस्क्रिप्शन ऑफ एवरेज वेदर पैरामीटर। और मंथली एंड सीजनल फोरकास्ट भी आपका लॉन्ग रेंज फोरकास्ट के अंतर्गत आती है। और फिर देखा जाए डायनेमिक ग्लोबल क्लाइमेट फोरकास्टिंग सिस्टम की, तो ये बेसिकली लैंड, एटमॉस्फेयर, ओशियन स्टेट्स की कंडीशंस को फोरकास्ट करते हैं ऑन द सुपर कंप्यूटर्स और उसके बाद उसको मानसून मंथ में इंट्रोड्यूस करते हैं। एंड वी हैव द मल्टी मॉडल एजेंबल फोरकास्टिंग सिस्टम, ये ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल्स पर आधारित होती है फ्रॉम डिफरेंट ग्लोबल क्लाइमेट प्रोडक्शन एंड रिसर्च सेंटर। सो ये हमने डिटेल से डिस्कस किया। एंड क्या इंपॉर्टेंट हो सकती है, इंपॉर्टेंट मीन्स के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। क्वेश्चन आपके आ सकते हैं फोरकास्टिंग मॉडल जो आईएमडी के द्वारा यूज किए जाते हैं ना, क्योंकि मानसून से रिलेटेड क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। या फिर आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो कि किस प्रकार से आईएमडी जो है अपने फोरकास्टिंग सिस्टम को इम्प्रूव कर रहा है। तो आप बता सकते हो कि हाँ ये पैरामीटर्स इस्तेमाल करते हैं आईएमडी, जो कहीं ना कहीं मानसून प्रोडक्शंस को स्ट्रेंथन कर रहा है, मोर रियलाइबल बना रहा है। और फिर ये फिर याद रख सकते हो कि सेपरेट फोरकास्ट फॉर रेनफॉल रीजन, ये जो है आपका लाया जा रहा है। तो ये सब कुछ अमेंडमेंट्स लाए क्यों जा रहे हैं, बिकॉज प्रोडक्टिबिलिटी को इनहांस किया जा सके। प्रोडक्टिबिलिटी इनहांस होगी तभी जाके जो फार्मर्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं एग्रीकल्चर पर, उनको सटीक इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगा। या फिर जो आपके डिजास्टर प्रोन रीजन्स है उनको भी टाइम मिलेगा कि वो अपने आप को ठीक कर सकते हैं, अपने आप को सेफर प्लेसेस पे रिलोकेट कर सकते हैं, सो दैट ये जो फ्लड्स के जैसे सिचुएशंस आते हैं वो सिचुएशंस में उनको कोई दिक्कत का सामना न झेलना पड़े। तो ये बातें हमने डिस्कस की। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, इनरोलमेंट इन प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन डिपिंग फास्ट। तो देख लो, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन के तहत जो इनरोलमेंट है, रजिस्ट्रेशन है, वो कहीं ना कहीं डिप हो रही है, कम हो रही है, वो भी बहुत तेजी से।
तो ये जो स्टीप फॉल देखने को मिला है इन द इनरोलमेंट, वो कारण क्या बताए जा रहे हैं? तो सिंपली बोला जा रहा है इनकम एंड जॉब लॉसेस जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स को देखने को मिले हैं बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, है ना। तो क्या आप देख सकते हो कारण आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स का जो जॉब लॉस है एंड इनकम लॉस है बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक। और अगर हम बात करें इनरोलमेंट अंडर PMSYM, तो आप देख लो 150 पर डे डिक्लाइन किया है आपका 2021 के डाटा को अगर देखा जाए, फ्रॉम 4361 पर डे, जो कि आपका 2019-20 का डाटा था। तो काफी ज्यादा डिप, इतना ही नहीं, काफी स्टीप डिपनेस देखने को मिल रहा है 150 पर डे से आपका 4361 जो पहले था, कितना कम हो गया आप देख सकते हो। अगर हम बात करें ये प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन की, तो वॉलंटरी और कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए, और जो एज ग्रुप एलिजिबल है वो है आपके 18 से 14 इयर्स, और मंथली इनकम ऑफ 15,000 या लेस जो वर्कर्स कमाते हैं उनके लिए। तो क्या क्या कंडीशंस आ गई PMSYM की? पहली बात है वॉलंटरी कंट्रीब्यूटिव पेंशन स्कीम है, किसके लिए? अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए। एज ग्रुप क्या है? 18 से 14, और मंथली इनकम जो बेनिफिशरीज के रहने चाहिए वो 15,000 या फिर उससे कम होने चाहिए। और ये जरूर याद रखना, ये स्कीम एडमिनिस्टर करी जाती है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा, और इसमें बेनिफिशरीज कौन कौन से शामिल हो सकते हैं? होम बेस्ड वर्कर्स हो सकते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हो सकते हैं, मिड डे मील वर्कर्स, कोबलर्स, रैग पिकर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स, वॉशरमैन, रिक्शा पुलर्स, ये सब हो सकते हैं। एंड फिर देख लो 50% मंथली कंट्रीब्यूशन ये पेएबल है बेनिफिशियरी के द्वारा, एंड इक्वल मैचिंग कंट्रीब्यूशन ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी पे किए जाएंगे। तो याद रखना सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी पे किए जाएंगे। साथ ही साथ जो 50% मंथली कंट्रीब्यूशन जो बनता है आपका प्रीमियम वाला, वो बेनिफिशियरी के द्वारा पे किया जाएगा, और उसके इक्वल मैचिंग यानी कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पे किया जाएगा। कोई भी वर्कर जो कवर्ड है अंडर एनी स्टेट्यूटरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो चलाए जाते हैं, जैसे नेशनल पेंशन स्कीम हो गई, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन स्कीम हो गई, या जो भी इनकम टैक्स पेई है, वो सब इंटाइटल नहीं है इसे ज्वाइन करने के लिए। एंड ईच सब्सक्राइबर शैल रिसीव मिनिमम एज्यूड पेंशन ऑफ 3,000 पर मंथ जब वो 60 इयर्स के एज को अटेन कर जाएंगे। एंड अदर स्कीम्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए जो अवेलेबल है, वी हैव द प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एंड अटल पेंशन स्कीम। तो आपको याद रखना है ये जो आपका PMSYM है यानी कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, इसके बारे में अच्छे से याद रखना है कि ये आपका और क्या है, पेंशन स्कीम है, किसके लिए है, बेनिफिशरीज कौन सा है, बेनिफिशरीज कौन नहीं है, इसके बारे में भी अच्छे से पता होनी चाहिए। सो लेट्स मूव टू अवर शॉर्टर न्यूज। UN सिक्योरिटी काउंसिल, तो आप देख लो अल्बानिया, ब्राजील, गैबोन, घना एंड यूनाइटेड अरब इमारेट्स, इसे इलेक्ट किया गया है UNSC के नॉन परमानेंट मेंबर्स के रूप में, और ये ऑपरेट करेंगी 2022-23 टर्म के लिए। 2 साल के लिए आपका नॉन परमानेंट मेंबर्स UNSC में बैठते हैं। आपको ही पता है 10 + 5, 5 जो है आपके परमानेंट होते हैं, 10 जो है नॉन परमानेंट होते हैं UN सिक्योरिटी काउंसिल में। और इस बार आपका 2 साल के टर्म के लिए अल्बानिया, ब्राजील, गैबोन, घाना, UAE को चुना गया है, और इससे पहले आपको ही पता है इंडिया को इलेक्ट किया गया था। और अगर हम बात करें UNSC यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, तो इट इज वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, और बेसिकली इनको चार्ज दिया गया था विद इंश्योरिंग इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी, एक्सेप्टिंग न्यू मेंबर्स टू द यूनाइटेड नेशन एंड अप्रूविंग एनी चेंजेस टू इट्स चार्टर। और ये जो काउंसिल है ये 15 मेंबर्स के द्वारा कंपोज किए गए हैं। 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं US, UK, चाइना, रशिया, फ्रांस, और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, 5 फ्रॉम अफ्रीकन एंड एशियन स्टेट्स एंड 1 फ्रॉम ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स एंड 2 फ्रॉम लैटिन अमेरिकन स्टेट्स एंड 2 फ्रॉम वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर स्टेट्स। ये हो गए, है ना। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, एंकर इन्वेस्टर्स। एंकर इन्वेस्टर्स बेसिकली न्यूज में इसलिए आया है बिकॉज आपका लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दैट इज LIC वो 25,000 करोड़ रुपए एंकर इन्वेस्टर से रेज करने का प्लान कर रही है। तो एंकर इन्वेस्टर्स इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको इनवाइट करा जाता है टू सब्सक्राइब द शेयर्स बिफोर द इनिशियल पब्लिक ऑफर्स, एंड ईच एंकर इन्वेस्टर नीड्स टू इन्वेस्ट ए मिनिमम ऑफ 10 करोड़ रुपीज, है ना। और जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो एसेंशियल एंकर है, ब्राउट इन, है ना। इसको क्यों लाए जाते हैं? टू इनहांस द कॉन्फिडेंस ऑफ इन्वेस्टर्स एंड गॉज द डिमांड फॉर द IPO इन द मार्केट, क्योंकि ये सब इन्वेस्टर्स ही तो खरीदेंगे आपके शेयर्स। एंड वी हैव द नेक्स्ट न्यूज, जियो पार्शी स्कीम। तो ये जो स्कीम है इसके कारण आपका बर्थ
पारसी कम्युनिटी में बढ़ा है, यानी कि जियो पारसी स्कीम्स के कारण कहीं ना कहीं जो बर्थ से पारसी कम्युनिटी में वो बढ़ा है। और ये जो जियो पारसी स्कीम है इसे 2013-14 में लॉन्च किया गया था टू अरेस्ट द डिक्लाइन ऑफ द पारसी ज़ोरोस्ट्रियन कम्युनिटी। आपको पता है कि भारत में इनके जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हो रहे थे, इसलिए इस स्कीम को लाया गया। और ये जो स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स प्लस पारजोर फाउंडेशन इन दोनों ने मिलकर डेवलप किया था। इसमें 3 कंपोनेंट थे। एक तो मेडिकल असिस्टेंट दिए जाएंगे फॉर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव ट्रीटमेंट, एडवोकेसी एंड हेल्थ ऑफ द कम्युनिटी। एंड जो पॉपुलेशन है पारसी ज़ोरोस्ट्रियंस के वो डिक्लाइन हुए फ्रॉम 1,14,000 1941 में पॉपुलेशन था। और आप देख सकते हो 2011 में पॉपुलेशन घट के कितना कम हो गया, 57,264। सो दैट्स वाई ये स्कीम भी चलाई गई थी। तो जब भी गवर्नमेंट स्कीम चलाती है उससे पहले लॉजिक होता है, हमें उस लॉजिक को समझना चाहिए कि आखिर ये स्कीम चलाई क्यों गई होगी। फॉर एग्जाम्पल जियो पारसी कम स्कीम, क्यों पॉपुलेशन काफी ज्यादा डिक्लाइन हो रहा था इसलिए स्कीम लाई गई। एंड वी हैव द इनविजन मिशन। ये जो आपका इनविजन मिशन है ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी लेड मिशन है प्लैनेट वेनस के लिए। और देख लो कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम नासा एंड इट इज लाइकली टू बी लॉन्च्ड सम टाइम इन 2030, है ना। तो याद रखना है इनविजन मिशन किसका है, आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी इसका है, अच्छे से याद रखना है। और कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम नासा ये देखने को मिलेगा, लेकिन मेनली आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, चाइना जापान का नहीं है। और ये प्लैनेट वेनस के लिए होगा और ये लगभग 2030 के दौरान लॉन्च किए जाएंगे, तो काफी समय है। और ये वेनस के एटमॉस्फेयर को स्टडी करेगा, सरफेस को स्टडी करेगा एंड इट विल मॉनिटर द ट्रेस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर एंड एनालाइज इट्स सरफेस कंपोजिशन। और वेनस की बात करें तो वेनस हॉटेस्ट प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम में बिकॉज ऑफ द हीट जो ट्रैप हो जाती है इन द थिक क्लाउड कवर। जब भी क्लाउड कवर थिक होगा तो जो हीट आएंगे वो ट्रैप हो ही जाएंगे, है ना। और वेनस जो है इसकी खास बात ये है कि ये ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है। आपके प्लैनेटरी सिस्टम में 2 ही ऐसे ग्रह हैं जो उल्टा रोटेट करते हैं, एक तो यूवी यानी कि यूरेनस एंड वेनस, है ना। यही 2 हैं जो आपके ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं, जबकि अर्थ जो है आपका वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है। अदर प्लैनेट भी वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं। एंड वेनस ऑल्सो डज नॉट हैव ए मून एंड नो रिंग्स, अच्छे से याद रखना है। एंड वेनस को अर्थ ट्विन भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ द सिमिलर साइजेस। एंड वी हैव द नेक्स्ट न्यूज, इट इज अबाउट पासिफे। तो पासिफे है क्या बेसिकली, तो पोलर एरियाज स्टेलर इमेजिंग इन पोलराइजेशन हाई एक्यूरेसी एक्सपेरिमेंट पासिफे। ये इंटरनेशनल कोलैबोरेटिव स्काई सर्वाइविंग प्रोजेक्ट है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू स्टडी द पोलराइजेशन इन द लाइट कमिंग फ्रॉम द मिलियंस ऑफ स्टार। तो मिलियंस ऑफ स्टार्स से जो आपका लाइट आ रही है ना, इसको स्टडी करना है। and it can help to determine the star's location as well. And a novel instrument that is your wide area linear optical polarimeter, इसको इस्तेमाल किया जाएगा to detect the polary light signals emerging from the stars also along the high galactic latitudes. And let's move to the next article. environment section से आपका है Olive Ridley Sea Turtle। तो every year इंडियन कोस्ट गार्ड ऑपरेशन चलाती है, that is ऑपरेशन ओलाइविया, है ना। और इसे 1980s में ही शुरू करी गई थी सो दैट जो ओलिव रिडले टर्टल से इनको प्रोटेक्ट किया जा सके, है ना। तो ये बातें आपको याद रखनी है। और ये आपको क्या याद रखनी है, ओलिविया से आपको याद रहेगा कि ओलिव रिडले टर्टल, है ना। क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, प्रोटेक्ट द ओलिव रिडले टर्टल्स। और ये ओलिव रिडले टर्टल बेसिकली स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट एबंडेंट ऑफ ऑल सी टर्टल्स है जो वार्म वाटर्स ऑफ द पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशियंस को इनहेबिट करती है। और ये जो टर्टल्स है अलोंग विद देयर कजन दैट इज द केम्स रिडले टर्टल, ये यूनिक मास नेस्टिंग के लिए फेमस है, जिसको अरिबदा कहते हैं। याद रखना ये टर्म अरिबदा, यूनिक मास नेस्टिंग ऑफ द ओलिव रिडले टर्टल एंड देयर कजन केम्स रिडले टर्टल, जहां पर थाउजेंड ऑफ फीमेल्स ले एग्स ऑन द सेम बीक। और IUCN स्टेटस क्या है ओलिव रिडले टर्टल का, तो वल्नरेबल है। एंड वी हैव द देविका रिवर। तो देविका रिवर रिजुवेनेशन प्रोजेक्ट जिसके तहत बाथिंग प्लेसेस, नेचुरल वाटर बॉडीज, कैचमेंट एरिया जिसको डेवलप किए जाएंगे और ये बाय 2021 के अंत तक रेडी कर दिया जाएगा। और इसे डेवलप किया जा रहा है अंडर सेंट्रली फंडेड नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान। और अगर हम बात करें देविका रिवर जो कि न्यूज में आई है, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द हिली शुद्ध महादेव टेम्पल जो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है एंड फ्लोज डाउन टुवर्ड्स वेस्टर्न पंजाब और फिर रिवर रावी में मर्ज कर जाती है, यानी कि रिवर रावी की ये ट्रिब्यूटरी है। एंड द रिवर होल्ड रिलीजियस सिग्निफिकेंस एज इट इज रिवर्स्ड बाय द हिंदू सिस्टर ऑफ रिवर गंगा, है ना। तो हिंदू धर्म में इसे रिवर गंगा का सिस्टर का टैग दिया गया है, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। सो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की डिस्कशन, होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।